हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2021 के। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2020 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कर लिया है और हमने इंग्लिश का इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2023 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को पूरा हल कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल में आप जाके देख सकते हैं। 2016 से लेकर 2021 तक का इंग्लिश मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है इसके अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो हमारा प्रश्न पत्र ये पंचम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है। टोटल पूर्णांक 50 का होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 हमारा जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि होगा 1 से लेकर 15 नंबर तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमको करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो गैस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिस मुगल बादशाह ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, उसका जो नाम है वो आपका है कैप्टन विलियम हडसन। कैप्टन विलियम कैप्टन विलियम हडसन, यानी उसका नाम है, उसका क्या नाम है? तो कैप्टन विलियम हडसन। कैप्टन विलियम हडसन ये है इसका नाम, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनकी समाधि वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो रानी की लक्ष्मीबाई हैं, इनकी हम समाधि की बात करें या इनके स्मारक की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम देखें, जो 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में पुणे में जो विडो होम की स्थापना हुई थी, वो किए थे वो जो किए थे उनका नाम है D.K. कर्वे। D.K. कर्वे ने की थी, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? चलिए देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सन 1875 में सन 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? तो जिस गांव में की थी उसका क्या नाम है? तो गिरगांव 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 यानी कि मुंबई में की थी। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यह जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, मुंबई। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके थे व्योमेश चंद्र चटर्जी, सॉरी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो अगर हम गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे लाला हरदयाल, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो अगर हम हिंद स्वराज की रचना देखें कब हुई थी, अगर हिंद स्वराज जो है इसकी रचना किस सन में हुई थी, तो इसकी रचना जो हुई थी ये आपकी हुई थी 1909 ईस्वी में। इसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज की जो रचना है महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? काकोरी कांड में जो है ये किसे फांसी नहीं दी गई थी? देखिए, जो काकोरी कांड था उसमें जो है आपके किसको किसको फांसी दिया गया था, तो पहले उसको देखते हैं। तो आपका रामकृष्ण खत्री इनको दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, फिर आपका है रायसन सिंह, फिर राजेंद्र जो है लाठीडी एवं आपका है अशफाक उल्ला खां। इन सभी को फांसी दे दी गई थी, यानी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, इन सभी को फांसी दे दी गई थी। जबकि जो मनमथ नाथ थे इनको फांसी नहीं दी गई थी, यानी जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर भी है मनमथ नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये भारत में आया था 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1946। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? अगर हम काला सोना की बात करें तो काला सोना जो हमारा होता है वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को कहा जाता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अगर हम भारत के मानचेस्टर की बात करें तो भारत का मानचेस्टर जिसे कहा जाता है वो आपका है अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, जबकि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर तो कानपुर। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है यह साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें
तो उत्तर प्रदेश जो है वो साक्षरता की दृष्टि से आपका 29वें स्थान पे है, 29वें स्थान पर है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अगर हम भारत के सबसे प्राचीन देखें, जो है प्राचीन श्रृंखला देखें, पर्वत श्रृंखला, तो आपका है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए जो है ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है? यानी कि भारत में जो कुपोषण का स्तर है इसको मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो लिए जाते हैं? तो देखिए, भारत में अगर हम कुपोषण स्तर मापने के लिए बच्चों को देखें कि कितना वर्ष से कितना वर्ष तक लिया जाता है, तो ये आपका होता है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है भारत में कुपोषण स्तर मापने के लिए, तो जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफ्रेम का जो है मुख्य कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफ्रेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी आपको बताना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई यूनिफ्रेम, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो अगर हम इसका मुख्य कार्य देखें तो इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है अतो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, इस समय जो था यानी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। तो लॉर्ड कैनिंग ने कब तक काम किया था? तो 1856 से लेकर 1862 तक, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी थी? 1857 के जो है भारतीय जो है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो 1857 ईस्वी की जो है विद्रोह पर जो आधारित पुस्तक है वो आपका 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, यही है आपका। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं विनायक दामोदर सावरकर। इसके जो लेखक आपके वो आपके हैं विनायक दामोदर सावरकर। इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का बात करें तो ये जिसने किया था उनका नाम है सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में की थी। वह जो है मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन की तर्ज पर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो अगर हम इनके जन्म की बात करें स्वामी विवेकानंद का, तो इनका जन्म होता है 12 जनवरी। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद के बचपन का अगर हम नाम देखें तो इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बताना है। तो बंगाल विभाजन के समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है ये वायसराय था। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था ये वायसराय था। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने यानी लॉर्ड कर्जन जो था ये वायसराय था। 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 को विभाजन का घोषणा किया गया, जो जो 16 अक्टूबर जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। यानी इसकी घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा हुई थी, जबकि प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में जो है इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? 1911 ईस्वी का जो दिल्ली में दरबार आयोजित हुआ था, दिल्ली दरबार, इसमें इंग्लैंड के कौन से सम्राट जो हैं वो सम्मिलित हुए थे? तो देखिए 1911 ईस्वी का दरबार एकमात्र जो है एक ऐसा समारोह था जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। कौन आया था? तो सम्राट जो है जॉर्ज पंचम, सम्राट जॉर्ज पंचम ये आपके दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। सम्राट जॉर्ज पंचम जो हैं ये स्वयं आए थे दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो अगर हम चौरी चौरा का अगर तिथि देखें कि ये कब हुआ था, तो चौरी चौरा आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था आपका 4 फरवरी 4 फेब 4 फेब 1922 यानी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसी समय जो है कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन उसी समय चल रहा था। उसी समय जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था। तभी प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने जो है फिर गोलियां चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो देखिए जिस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे वो आपका था द्वितीय। कौन सा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये आपका 7 सितंबर से जो है 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, जिसमें भारत के संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी ने
सम्मेलन में भाग लेने गए थे या भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं? आपसे ये नहीं पूछा है कि मुख्य कितने होते हैं और अन्य कितने होते हैं, कितने सदस्य होते हैं इतना पूछा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो कुल सदस्य देश होते हैं वो आपके हैं 15। कितने हैं? तो कुल सदस्य देश जो हैं वो आपके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से यानी इनमें से जो है 5 आपके अस्थाई हैं, इनमें से 5 अस्थाई। और कौन कौन से हैं? तो आपके हैं चीन, जो अस्थाई वो चीन, फ्रांस, चीन, चीन के बाद फ्रांस, उसके बाद रूस, फिर ब्रिटेन, और जो पांचवा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका है। पांचवा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 अस्थाई देश हैं तथा 10 जो हैं, यह जो 10 हैं वो अस्थाई देश हैं। 10 जो हैं वो अस्थाई हैं। 10 जो हैं अस्थाई सदस्यों का चुनाव यूएन सभा में मतदान के जरिए होता है। ये आपके हो गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है ये कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, मिड डे मील योजना जो है ये किस वर्ष की गई थी? मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, मिड डे मील योजना जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन स्कीम कहते हैं, तो मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 बालकों में एक जो है केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। यानी मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को आरंभ किया गया था मिड डे मील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो होता है ये त्वचा कैंसर होता है, यानी ये त्वचा कैंसर का कारण होता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा कोशिकाओं की उम्र बढ़ा देता है और इसके डीएनए को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। यानी इसमें हमको जो मेन चीज़ फोकस करना है, बस इतना देखना है कि कौन सा रोग होता है पराबैंगनी किरणों से, तो ये त्वचा कैंसर होता है। इसके कारण से जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण से जो है त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? यानी यदि आप नदियाँ हो गया, कोई भी जल हो गया यदि प्रदूषित हो गया तो उसकी माप हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका माप जो होता है जल प्रदूषण की मात्रा को जो है BOD, जल प्रदूषण की मात्रा को BOD, जिसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, के माध्यम से मापा जाता है। जल प्रदूषण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD से मापा जाता है, जिसे जल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगा भी कहा जाता है। यानी इससे क्या होता है, जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसका भी जो है पता लग जाता है। इसी से हम लोग नदियों के जल को मापते हैं प्रदूषण होने से। यानी जल, यदि नदियों का जल प्रदूषित होता है तो हम लोग BOD से उसका माप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लिंग का अनुपात देखें तो इसका जो अंतिम आंकड़ा है उसके अनुसार जो है देश में 1000 पुरुषों पर
1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो आपके हैं 943 स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। अतः देश का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। देश का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं द्राक्षा कृषि। द्राक्षा कृषि, विटीकल्चर जिसको इन्हें बोलते हैं द्राक्षा कृषि। तो देखिए विटीकल्चर जो होता है ये अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में क्या होता है, ये जो है अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाला है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो अगर हम देखें भारत पृथ्वी के गोलार्ध में किस गोलार्ध में स्थित है, तो जैसे देखते हैं ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, इधर हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा पश्चिम, फिर आपका इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ये हो गया, ये होता है आपका अक्षांश रेखा और ये जो होती हैं ये देशांतर रेखाएं सभी होती हैं, यानी एक लाटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत जो स्थित है हमारा वो इधर ही कहीं स्थित है, यानी इसी के साइड में, यहाँ जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के इधर ही यहीं भारत जो है स्थित है। तो इस तरह से हम देखें तो इधर वाला जो पार्ट है यानी इधर है तो पूर्वी हो जाएगा, इधर से पूर्वी हो जाएगा, और इधर से देखें तो ये उत्तरी हो जाएगा, यानी इधर उत्तर है और इधर पूर्व है। तो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि इसका हम विस्तार देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है यानी ये वाला विस्तार, अक्षांशीय विस्तार इसका जो है ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से आपका है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी उत्तर में इसका भूमध्य रेखा के उत्तर में कितना विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका होगा उत्तरी अक्षांश। फिर आपका अगर हम देशांतर में देखें तो देशांतर में आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका है देशांतर का विस्तार। अक्षांश का विस्तार ये हो गया और देशांतरीय विस्तार इसका ये हो गया। ये हो गया हमारा पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।